दोस्तों, जैसा कि आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिख रहा है और उस डायग्राम में क्या है, कुछ डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और कुछ हनीकॉम्ब लाइक या हेक्सागोनल शेप में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये जो हेक्सागोनल शेप होते हैं ये सेल्स होते हैं। इनको हम सेल्स बोलते हैं, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो इनके अंदर डॉट से दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस होते हैं। ये है क्या चीज? बेसिकली जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एक हेडिंग पड़ी हुई है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ चलती है, ये उस चीज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज सेल। सेल हमारी पूरी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। मतलब सेल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। एक सेल से दो सेल्स होती हैं, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है इस पूरी की पूरी सेल से। सेल ही होती है जो हमारे अंदर सारे के सारे फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी पूरी जो बॉडी होती है वो वर्कआउट करती है। अब देखिए क्या है सेल। These small structures that we see are the basic building units of the onion ball. Means these structures are called cell. Basically हमने जो अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा था पहले साइड में, वो बेसिकली क्या था, सेल का एक स्ट्रक्चर था। सेल क्या होता है? बेसिकली एक बेसिक स्मॉल यूनिट होती है लाइफ की। स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। जो क्या होता है कि ये जो सेल्स जब मिल करके क्या होता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। मतलब एक, जैसे कि क्या होता है कि बूंद बूंद से पूरा सागर बनता है, ऐसा मानते हैं हम। ऐसे ही क्या होता है, हमारा एक सेल दो सेल सब मिल करके एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाती है। हर एक सेल का एक फंक्शन होता है जो उसको वो पूरा करती है, उससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी वर्क करती है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो अनियन बल्ब का था, मतलब अनियन की सेल का था, जिसके बारे में आपको एक मैंने एग्जाम्पल दिया। दोस्तों, ये जो सामने एक पूरा का पूरा ये ग्राफ दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके लिए मैं अलग से आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जो कि आती हैं एग्जाम्स में। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है जो सेल्स हैं, सेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मींस रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया, सेल को कॉर्क स्लाइस के अंदर, ठीक है, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू। जब उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसमें क्लियरिंग नहीं दिखी होगी उन्हें, पर इतना समझ में आया ये कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और उससे आगे वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। पर हाँ, सेल्स को पहले ऑब्जर्व या पहले डिस्कवर करने का काम रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद में आया ल्यूवन हॉक। ल्यूवन हॉक ने क्या किया, उन्होंने ये बात समझी कि भाई क्या था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था पहले, इसीलिए क्या हो गया कि शायद रॉबर्ट हुक इतना क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज किया, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। फ्री लिविंग सेल्स का मतलब समझिए आप कि एक ऐसे एनिमल्स भी थे जो सेल से बने थे, जो एक सिंगल सेल से बने थे, जो उन्हें पॉन्ड के वाटर में दिख रहे थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किस स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, सॉरी डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। जैसा कि अभी हमने पीछे देखे, जो अनियन सेल में हमें डॉट से दिख रहे थे, न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस, है ना। इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था, ठीक है, एंड रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस की खोज की थी। अब बात करते हैं परकिंजे। परकिंजे ने क्या किया था, परकिंजे ने एक टर्म कॉइन किया था, वो था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, है ना। इन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का एक टर्म खोजा था, जो ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। मतलब एक तरह से सेल सेल के अंदर जो पानी भरा होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि सेल की थ्योरी किसने दी थी। आखिर सेल सेल के बारे में कुछ चीजें किसी ने बताई तो होंगी। जो सेल की थ्योरी है कि जो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बेसिकली सेल्स के बने होते हैं, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात बेसिकली किसने बोली थी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। श्लीडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को बोला कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। ऑब्वियस है, सेल के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने ये बात बताई थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये दो साइंटिस्ट कौन थे, श्लीडेन और स्वान। ओके,
सेल थ्योरी को दोबारा आगे एक्सप्लेन किसने किया? आगे एक्सप्लेन किया वर्च्यू ने। रेडोल्फ वर्च्यू का पूरा नाम था, पर वर्च्यू ने आगे जाकर सेल यूनिट को पूरा का सेल थ्योरी को आगे एक्सप्लेन भी किया कि जो ऑल सेल्स होती वो बेसिकली इन्होंने वर्च्यू ने ये बात बोली थी दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से बनी हुई सेल से ही और आगे की सेल्स बनती हैं। कैसे बन सकती हैं? डिवीजन के थ्रू बन सकती हैं। ओके, यानी कि जो पहले सेल हैं वो अपने दूसरी सेल को जन्म दे रही है ना। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, इन्होंने ये बात माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तब उन्होंने ये बात बोली कि जो सेल्स हैं, मतलब पूरी तरह से ऑब्जर्व करके सेल्स को, ये बात उन्होंने बोली थी कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं। ठीक है, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट। आप देखिए बेटा, इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये बेसिकली सिंगल सेल यूनिट्स हैं, है ना। मतलब कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल ऐसी दिखती है आपको, ठीक है। एंड जो फैट सेल है, फैट सेल हमें ऐसी दिखेगी। जो स्पर्म है, स्पर्म की सेल हमें ऐसी दिखती है। बोन सेल हमें ऐसी दिखती है। एंड ब्लड सेल्स हमें इस तरीके से दिखती हैं। स्मूथ मसल सेल्स ऐसी दिखती हैं। एंड ओवम सेल हमें ऐसी दिखती है। आई होप आपको ये क्लियर हो थोड़ा बहुत कि आगे इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बात कही थी पहले कि लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब सेल। सेल है बेसिक यूनिट, मतलब बूंद बूंद से जो सागर मिलता है। एक सेल हुई, इसने डिफरेंट टाइप की, देखिए ये एक सेल बनाई, फिर इसने ये एक सेल बनाई, ये एक सेल बनाई, ऐसे करते करते पूरी की पूरी सेल ने मिल करके क्या बना लिया? सबसे पहले तो पूरी की पूरी सेल ने मिल करके टिश्यू बनाया, है ना। अब ये टिश्यू क्या करता है? टिश्यू ने बना करके एक ऑर्गन बनाया। अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन है ना, सिर्फ एक ही ऑर्गन थोड़ी ना है। सारे के सारे ऑर्गन ने मिलकर के एक पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। मीन्स सेल से स्टार्ट हुआ, एक सेल मिली, उसने बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लिया। अब यही टिश्यू जिसमें कि बहुत सारी सेल्स है मिलकर के एक ऑर्गन बना लेते हैं। यही ऑर्गन जिसमें कि बहुत सारे टिश्यूज पाए जा रहे हैं, वो टिश्यू जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं, ये सब मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना ले रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो सारी सारी चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप प्लीज इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ऐसी डिकोडिंग क्लासेस हमारी आगे भी चलेंगी आपको, ताकि पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो सके बायोलॉजी का। इसीलिए मैंने क्लास 9th का बायोलॉजी उठाया है, ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आए। और कंपटीशन लेवल में आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये आएगा या ये नहीं आएगा। कंपटीशन लेवल में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे ये नोट्स परफेक्ट है आपके लिए। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटेगा। आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आप इन नोट्स को पढ़ के ही चले जाएंगे। आप मेरे साथ रेडी रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि मैंने बताया था, हम अपनी एनसीईआरटी डिकोडिंग को इसको आगे जारी रखेंगे, और आगे का पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। अब दोस्तों, अभी तक हमने पहले ये पढ़ा है कि सेल क्या है बेसिकली, कि वो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। उसके बारे में क्या क्या थ्योरी दी गई, क्या क्या कहा गया, या उसके टर्म को किसने कॉइन किया था, अभी तक हमने इसको समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि सेल का एक्चुअली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या सेल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम उसको एक फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं, या उसके अंदर का क्या वर्क रहता है उसके स्ट्रक्चर्स का। तो चलिए जानते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं सेल की। सेल का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल की मेम्ब्रेन, जो बेसिकली क्या होता है, सेल के सबसे बाहर होता है। जैसे कि नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है एक और, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। पर आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और वो ये कि जो सेल वॉल होती है वो हमें प्लांट सेल में मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि हम इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिकली कॉमन रहते हैं। सिर्फ सेल वॉल का एक डिफरेंस आ जाता है कि जो सेल वॉल होगी वो आपको प्लांट सेल में मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगी, है ना। और तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। एंड फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली, अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि परकंजी ने एक टर्म दिया था, दैट वाज प्रोटोप्लाज्म। मतलब जो सब्सटेंस लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, वही मतलब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वही मतलब हुआ कि जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। आपको एक डिफरेंस बताऊंगी प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में आगे चल करके,
कि क्या डिफरेंस होता है, कि क्यों ये साइटोप्लाज्म बोला गया है, क्यों वहां पर वो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब सेल के ऑर्गेनल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्जी अपैरेटस, एक होता है लाइसोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड। तो बेसिकली आप इसको समझिए कि ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और भी पाए जाते हैं। आगे चलकर हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे कि क्या किसमें क्या पार्ट होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। अभी आप इतना क्लियर करिए कि सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोल देते हैं हम लोग, और सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। एक होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दोस्तों आपको यहाँ पर दो सेल दी गई हैं, एक है प्लांट सेल, दूसरी है एनिमल सेल। आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, सिर्फ इसके कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। जैसा कि हमने बताया था, सेल वॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमें सेल वॉल मिल रही है, बट आपको इस पूरे के पूरे एनिमल सेल में सेल वॉल कहीं नहीं मिलेगी। सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है ना। बाकी आपको सारे के सारे यहाँ पे ऑर्गेन्स दिख रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गेन्स। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका काम है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन। एंड माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। उसके अलावा क्या होता है, राइबोसोम्स। ठीक है, उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, ये डॉट जैसे जो दिख रहे हैं ये इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। और ये है सेल वॉल जो आउटर स्ट्रक्चर है। उसके अलावा क्या है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट सेल का। उसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा, मतलब एनवलप का मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसके अंदर, हमें न्यूक्लियस मिल रहा है। ये जो है वो न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं आपको, दिख ही रहे हैं हर जगह पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए दो टाइप्स की ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। रफ हमें यहाँ न्यूक्लियस के पास मिल रही है जस्ट, और स्मूथ मिल रही है हमें यहाँ पर। एंड आपको क्या और क्या दिख रहा है, यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस दिख रहे हैं। गोल्जी अपैरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, इसके बिना तो लाइफ चलेगी ही नहीं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का जितना भी काम है, और एटीपी हमें एनर्जी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको समझ में आया हो आई होप। साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना दोस्तों, ये होता है वैक्यूल। एक्चुअली ये एक खाली जगह रहती है वैक्यूल, इसीलिए इसको बोल देते हैं। इसके बारे में हम आगे चलेंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज रहती है। अब आते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप रहता है इस तरीके से। लाइसोसोमल बॉडीज रहती हैं, ये लाइसोसोमल बॉडीज पाई जा रही हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो डॉट डॉट टाइप के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी पाया जाएगा आपको। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस से रिलेटेड रहती है, न्यूक्लियस के पास में रहती है। स्मूथ वाली थोड़ी सी दूर रहती है, जैसे कि ये है स्मूथ वाली, है ना। न्यूक्लियर एनवलप है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट पार्ट एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रियोल्स, कुछ सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं। और ये हो गया पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में दिख रहा होगा आपको, आई होप सो। एंड उसके अलावा यहाँ पर बाकी चीजें आपको वही सेम चीजें हैं जो प्लांट सेल्स में है, वही चीजें इसमें भी हैं। बस आपको यही समझना है कि बेसिकली क्या होता है कि जो सेल वॉल का मेन काम है, इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि सेल वॉल जो होगी हमें प्लांट सेल्स में मिलेगी, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट पार्ट होती है वो एनिमल सेल्स में होती है। और दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहला ऑर्गन था, जो हमारा पहला पार्ट था सेल का, वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम समझें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होती है, और बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स के एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। मतलब अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो आपको इसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मिलेंगे पोर्शन।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रोटीन्स ये लगी हुई है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेसिकली क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलते हैं हमें, जो सेल को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको स्टिफ करते हैं। मतलब ये कि उसको बहुत ज्यादा वैसा नहीं होने देते कि हर एक चीज में वो थोड़ा सा मुड़ जाए या टूट जाए, इस तरीके की चीजें। स्टिफनेस, जो उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड्स पाए जा रहे हैं ये पे। ये देखिए बाई लेयर है, मतलब ये कि एक लेयर तो ये बन गई, दूसरी लेयर हो गई ये। दो लेयर्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कुछ लिपिड के अंदर भी होती हैं, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं जो बाहर पाई जाती हैं। जो प्रोटीन्स बाहर होती हैं उनको हम बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, मतलब वो पेरीफेरी पे पाई जाती हैं। और जो अंदर होती हैं उनको बोल देते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ, जो सेल के अंदर पाई जा रही हैं। ट्रांस मतलब सेल को पूरा क्रॉस करके आगे जा रही है ना। आई होप ये पूरा का पूरा एक आउटसाइड है सेल का, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है जो सेल के बाहर होता है ना। ये साइटोसोल इधर साइड में दे रखा है पूरा का पूरा। अब देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं थोड़ा सा कि बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है, सेल को फूड को इनगल्फ करने में पार्टिसिपेट करती है एंड अदर मटेरियल्स को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसे प्रोसेस को बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब ये कि क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्या होता है कि जब कोई फूड आ रहा है उसको ये इनगल्फ, उसको ये निगलने की कोशिश कर रही है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई सेल उसको अगर निकलने की कोशिश कर रही है तो वो कैसे निकलेगी। क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जाकर के फूड अटैच होता है, तो वो एक बल्क लाइक एक क्या होता है, गड्ढे जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। जिससे क्या होता है, जो फूड होता है उसको ऐसे भेदता हुआ या उसको एंटर करता हुआ सेल के अंदर चला जाता है, क्रॉस करता हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस। जो बेसिकली इनगल्फमेंट होता है फूड का और जो मटेरियल्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जाता है फूड, बेसिकली उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको समझ नहीं आता, तो वो मेम्ब्रेन को भेदता हुआ, मतलब क्रॉस करते हुए ऐसे जाता है कि वो एक नीचे से एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जो बाद में टूट जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा जो होता है ना, वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही अपना फूड लेता है। अब इसके बारे में एक बेसिक चीज है जिसको आपको मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो। अगर ये क्लियर ना हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उससे थोड़ा और क्लियर कर सकूं कि आखिर इसमें ऐसा जो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्लियर करूंगी, ताकि थोड़ा सा और आपको समझ में आए कि ये प्रोसेस कैसे होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू फूड को इनगल्फ करती है और उस प्रोसेस को कैसे हम एंडोसेरोसिस बोल देते हैं, या अमीबा में ये प्रोसेस कैसे हो रही है, इसके बारे में मैं आपको आगे जरूर क्लियर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको बिल्कुल भी ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो। चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो जो भी पार्ट मैंने अभी तक पढ़ा लिया है। अब आगे मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज।